दिल्ली में बदलती देश की सियासत की तस्वीर। मोदी से लेकर योगी तक कैसे बढ़ रहे हैं यूपी के कदम। देवभूमि उत्तराखंड की वादियों से हिमाचल में चुनावी सरगर्मियों के बीच क्या है जनता का मिजाज। छत्तीसगढ़ के कोने कोने की बात, विश्व में चमचमाते हरियाणा के खिलाड़ियों का परचम। चाबियों की बात एएनबी के साथ। नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का राजधानी लाइव में। तो बात सबसे पहले राजधानी दिल्ली की करेंगे, जहां पर गरीबों को मुफ्त में राशन मिलने वाली योजना को मोदी सरकार ने अगले 3 महीनों के लिए बढ़ा दिया है। इस बात का फैसला कैबिनेट मीटिंग में लिया गया। साथ ही महंगाई भत्ता भी 4% बढ़ाया गया है। गरीबों को मुफ्त में अनाज दिए जाने वाली योजना यानी गरीब कल्याण अन्न योजना को अगले 3 महीने के लिए और बढ़ाया गया है। ये योजना 30 सितंबर को खत्म हो रही थी। बुधवार को कैबिनेट की मीटिंग में इस बात का फैसला लिया गया कि मुफ्त अनाज योजना को अगले 3 महीने यानी दिसंबर तक के लिए बढ़ा दिया जाए। जानकारी के लिए बता दें कि कोविड काल के दौरान शुरू की गई इस योजना के तहत गरीबों को मुफ्त में अनाज दिया जाता है। इस योजना को चलाने के लिए सरकार को हर साल $18 बिलियन का खर्च उठाना पड़ता है। मुफ्त अनाज योजना के तहत 80 करोड़ लोगों को फ्री में अनाज दिया जाता है। इससे पहले खाद्य मंत्रालय ने केंद्र सरकार को पत्र लिखा था, जिसमें इस योजना को 3 महीने का विस्तार किए जाने की बात कही गई थी। कोरोना महामारी के दौरान मोदी सरकार ने गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू की, जिससे करोड़ों लोगों को लाभ पहुंचा। इस योजना को कुछ महीनों के लिए लागू किया गया था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से लगातार इसका विस्तार किया जा रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ मौजूद है। राजीव, फिलहाल जिस तरीके से अन्न योजना को विस्तार दिया गया है, एक बार फिर से बढ़ा दिया गया है 3 महीने के लिए, क्या कुछ अहम जानकारी? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें केंद्र सरकार की, तो केंद्र सरकार जिस तरीके से कोरोना काल से ही 80 करोड़ लोगों को कहीं ना कहीं राशन दिया जा रहा था, वो भी फ्री यानी कि मुफ्त में राशन दिया जाता था। अब उस योजना को खत्म करने का समय आ चुका था, यहाँ तक कि 30 सितंबर का समय था। मगर अब केंद्र सरकार ने एक और फैसला लिया है कि इस योजना को यानी कि गरीब कल्याण योजना के तहत ये जो कह सकते हैं राशन जो फ्री दिया जाता था, वो कहीं ना कहीं अब बढ़ाया जाए, यानी कि अन्न योजना जो है वो अब बढ़ा दी जाएगी और लगभग 3 महीने के लिए यानी दिसंबर तक के लिए ये लागू की जाएगी। और इससे सीधा सीधा फायदा जो है वो 80 करोड़ परिवारों तक मिलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि हर परिवार को लगभग 5 किलो गेहूं और 1 किलो चना जो था वो सरकार की तरफ से मुफ्त में दिया जाता था। यानी कोरोना काल में जब स्टार्ट की गई थी इस योजना को, तो कहीं ना कहीं काफी लोगों को राहत मिली थी और महंगाई से भी कहीं ना कहीं राहत मिलती नजर आई थी। मगर यहां पर बात करें सरकार के खर्चे की, तो $18 मिलियन जो था वो खर्चा होता था दिल्ली कह सकते हैं केंद्र सरकार का। मगर अब केंद्र सरकार ने एक और फैसला लिया है कि इस योजना को जो सितंबर में खत्म होने वाली थी उसको अब दिसंबर में खत्म होगा, यानी 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। और इससे कहीं ना कहीं 80 करोड़ लोगों को कहीं ना कहीं इसका सीधा सीधा फायदा होता हुआ नजर आएगा। मगर यहां पर बात करें केंद्र सरकार की इस योजना की, तो योजना से बिल्कुल फायदा होता हुआ नजर आया। धरातल पर जो कह सकते हैं जो परिवार थे यानी कि 80 करोड़ जो लोग थे, उनको सीधा सीधा इसका फायदा हुआ और सही कहीं ना कहीं उसका जो प्रॉफिट था वो सरकारों को भी मिलता हुआ नजर आया, क्योंकि सरकारों की कहीं ना कहीं जो इस कोशिश को जनता ने भी सराहा और यहां तक कि ये भी कहा गया कि सरकार जो है वो जनता के बारे में सोच रही है। मगर यहाँ पर अब जिस तरीके से महंगाई बढ़ी हुई है और उससे भी कहीं ना कहीं अब लोगों को त्योहार के मद्देनजर रखते हुए केंद्र सरकार के ये फैसले को यानी कि जिस तरीके से 3 महीने के लिए योजना बढ़ाई गई है उससे कहीं ना कहीं अब
काफी हद तक जनता को फायदा होता हुआ नजर आएगा। जी राजीव, जिस तरीके से इस योजना को विस्तार दिया गया है, बढ़ाया गया है, जो गरीब युवा है, जो लोग हैं, वो लगातार ये मांग कर रहे थे कि इस योजना को बढ़ाया जाए, क्योंकि इस योजना से उनको काफी फायदा हुआ है। अब इस योजना को बढ़ाने के बाद गरीबों को और ज्यादा सहायता मिलेगी, इस पर क्या कुछ उन लोगों का कहना है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर एक चीज और समझनी होगी, केंद्र सरकार ने जब सितंबर के अंदर इसकी जो योजना थी ये खत्म होने वाली थी, अब जिस तरीके से कैबिनेट की बैठक की गई और उसके अंदर ये निर्णय किया गया कि 3 महीने के लिए और बढ़ाया, यानी कि दिसंबर तक अब ये योजना लागू रहेगी और इसकी जो परिवारों को फायदा हो रहा था, यानी कि 80 करोड़ लोगों को जो फायदा हो रहा था, वो कहीं ना कहीं अब दिसंबर तक लागू रहेगा। मगर यहाँ पर बात करें जनता की या फिर कहें उन परिवारों की जो इस योजना का फायदा उठा रहे थे, उनका बिल्कुल सीधा सीधा कहीं ना कहीं कहना था कि ये योजना को और ज्यादा बढ़ाया जाए, ताकि महंगाई के अंदर जो अभी त्योहारों का फेस्टिवल है और दूसरी तरफ महंगाई है और उससे कहीं ना कहीं जनता को राहत चाहिए, और इस राहत को कहीं ना कहीं केंद्र सरकार ने बिल्कुल आगे बढ़ा दिया गया है। तो इससे कहीं ना कहीं काफी हद तक कह सकते हैं 80 करोड़ जो परिवार है उनको कहीं ना कहीं इसका फायदा होता हुआ नजर आएगा। मगर यहाँ पर जनता की तरफ से एक और बात की जा रही है कि जो राशन डीलर जो है, जो चना है केंद्र सरकार के द्वारा जो नहीं दिया जा रहा, क्या उसके लिए भी कहीं ना कहीं कुछ पहल की जाएगी ताकि जनता तक और ज्यादा फायदा होता हुआ नजर आए? जी क्या आधार रखा गया है इस योजना को विस्तार देने का केंद्र सरकार की ओर से? देखिए, केंद्र सरकार की तरफ से इस योजना को आगे बढ़ाने के लिए यह कहा गया है कि जो त्योहार है या फिर महंगाई है उसके मद्देनजर रखते हुए इस योजना को आगे बढ़ाया जा रहा है, ताकि वो गरीब परिवारों को इसका फायदा होता हुआ नजर आए। मगर यहाँ पर बात करें, जिस तरीके से गुजरात चुनाव है और यहाँ तक कि और जो चुनाव है और राज्यों के अंदर भी चुनाव है, शायद केंद्र सरकार ने इस तरीके का फैसला जो लिया है वो शायद चुनाव के मद्देनजर रखते हुए लिया है। और यही चीज पहले भी कहा जाता है कि चुनाव के जब भी आते हैं तो कहीं ना कहीं सरकारें जो है वो घोषणाएं करती हैं और कहीं ना कहीं कुछ फायदा जो है वो जनता तक देने की कोशिश करती है। शायद ये चुनाव के मद्देनजर भी दिया गया है और त्योहारों के मद्देनजर भी इस तरीके का फैसला लिया गया है। जी अब जिस तरीके से इस योजना को विस्तार दिया गया है, राजीव, अभी तक की बात करें तो अभी तक कितने लोगों को इस योजना से लाभ पहुंचा है और आगे कितने लोगों को लाभ पहुंचने की उम्मीद है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें केंद्र सरकार की अन्य योजना के तहत लगभग कह सकते हैं 80 करोड़ लोगों को इसका सीधा पहले फायदा होता हुआ नजर आया, और अभी भी जिस तरीके से 3 महीने के लिए अब ये बढ़ाई गई है तो सीधे कहे तो 80 करोड़ जो राशन कार्ड धारक है उनको सीधा इसका फायदा होता हुआ नजर आएगा। तो कहीं ना कहीं सरकार की इस पहल से काफी हद तक कुछ राहत जरूर मिलेगी। मगर देखना होगा क्या दिसंबर के बाद में इस योजना को फिर दोबारा से बढ़ाया जाएगा या फिर दिसंबर में ही इसको समाप्त कर दिया जाएगा। मगर यहाँ पर केंद्र सरकार की इस योजना से कहीं ना कहीं जनता को जरूर फायदा होता हुआ नजर आएगा। जी अब जिस तरीके से जनता को फायदा तो हो रहा है इस योजना से, केंद्र सरकार की योजना है जो अब दिल्ली में एक बार फिर से बढ़ाया गया है, इसको क्या ये माना जाए कि दिल्ली में भी, क्योंकि निकाय चुनाव कभी भी हो सकते हैं, उसके मद्देनजर इसको बढ़ाया गया हो? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर चुनावों की बात करें तो चुनावों के मद्देनजर रखते हुए ही कहीं ना कहीं से केंद्र सरकार ने इस तरीके का फैसला लिया है, क्योंकि पहले भी कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा था कि केंद्र सरकार के ऊपर भार पड़ा हुआ है, इसलिए अन्य जो योजना है उसको बंद किया जाए, यानी कि सीधे कहीं ना कहीं इस योजना को बंद करने की कोशिश की जा रही थी। मगर यहाँ पर अब जिस तरीके से चुनाव आए, गुजरात चुनाव भी है, दिल्ली के अंदर भी अब निगम के चुनाव आने वाले हैं, 2024 का भी लक्ष्य है और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार उसको भी हासिल करना चाहती है, यानी कि भाजपा उसको भी हासिल करना चाहती है। तो कहीं ना कहीं उसके मद्देनजर रखते हुए ही इस तरीके का फैसला लिया गया। मगर देखना होगा क्या 2024 तक इस योजना को लागू रखा जाएगा या फिर दिसंबर में ही समाप्त किया जाएगा। मगर कहीं ना कहीं जो 3 महीने के लिए इसका जो फायदा बढ़ाया गया, यानी कि इस योजना को बढ़ाया गया है, उससे कहीं ना कहीं 80 करोड़ परिवारों को कहीं ना कहीं फायदा होता हुआ नजर आएगा। जी ठीक है राजीव, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। चलिए तो अगली खबर की रुख करते हैं जो पंजाब से है, जहां आज पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र का आज दूसरा दिन है। विधानसभा के पटल पर 3 मत आज रखे जाएंगे। पहला मत में अनुसूचित जाति के बच्चों को समय पर छात्रवृत्ति नहीं मिलने के कारण शैक्षणिक संस्थान उनके प्रमाण पत्र वापस नहीं करते हैं, इसलिए अनुसूचित जाति के बच्चों के हितों की रक्षा के लिए आवश्यक उचित कदम उठाने पर विचार होगा। दूसरे मत में खेड़ा वतन पंजाब दिया खेल जगत के प्रति सरकार की गंभीरता का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इसकी तर्ज पर खेल के प्रति बच्चों और युवाओं के हितों को आगे बढ़ाने के लिए प्रभावी उचित कदम उठाने पर विचार होगा।
तो वहीं तीसरे मत में पराली जलाने के कारण बढ़ते प्रदूषण से निपटने के लिए प्रभावी कदम उठाने की सिफारिश भी होती दिखेगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए चंडीगढ़ से संवाददाता अमनप्रीत कौर हमारे साथ मौजूद हैं। अमन, फिलहाल बात जिस तरीके से की जाए, विधानसभा के विशेष सत्र का आज दूसरा दिन है। पहले दिन क्या कुछ खास रहा और आज किस तरीके के मत रखे जाएंगे, विस्तार से बताएं। अमन, आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, आवाज उनको नहीं मिल पा रही है। आपको बता दें कि एक बार फिर से उनको जोड़ेंगे और चर्चा की शुरुआत उनसे जानकारी फिर से लेंगे। लेकिन जिस तरीके से विशेष सत्र का आज दूसरा दिन है, आज के दिन काफी अहम जो मत है उस पर विचार हो सकता है। इसी के साथ कई अहम प्रस्ताव भी इसमें रखे जा सकते हैं। विशेष सत्र जो है सरकार की ओर से वो बुलाने की मांग राज्यपाल से की गई थी। उसका कारण ये था कि जिस तरीके से लगातार आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है बीजेपी पर कि उनके विधायकों की खरीद फरोख्त की जाने की कोशिश की जा रही है, इसी को लेकर यह विशेष सत्र बुलाया गया और इसका आज दूसरा दिन। चलिए, अमन हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुकी है। अमन, आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, संपर्क उनसे एक बार फिर से टूट चुका है। आपको बता दें कि पंजाब विधानसभा का दूसरा दिन आज है, विशेष सत्र का आज ये दूसरा दिन, जिसमें सदन के पटल पर 3 मत जो है वो रखे जाएंगे। आपको बता दें कि विशेष सत्र का आज दूसरा दिन है और 3 मतों में कई अहम विचार इस दौरान किए जाएंगे। इन मतों में आगे भी मंथन करने के लिए कहा जाएगा। इसी के साथ आपको बता दें कि विशेष सत्र विधानसभा का ये बुलाया गया है। इसमें विश्वास प्रस्ताव जो है वो आम आदमी पार्टी की सरकार ने रखा है। आपको बता दें कि जो ये प्रस्ताव रखा गया वो उसका कारण ये था, विशेष सत्र बुलाने का कारण जो है वो ये कहा गया था कि आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि बीजेपी हमारे विधायकों को खरीदना चाह रही है। अमन हमारे साथ एक बार फिर से मौजूद है। अमन, आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, संपर्क उनसे एक बार फिर से टूट चुका है। तो आज पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र का दूसरा दिन आज है। आज विधानसभा के सदन के पटल पर 3 मत रखे जाएंगे। पहले मत में अनुसूचित जाति के बच्चों को समय पर छात्रवृत्ति नहीं मिलने के कारण शैक्षणिक संस्थान उनके प्रमाण पत्र वापस नहीं करते हैं, इसलिए अनुसूचित जाति के बच्चों के हितों की रक्षा के लिए आवश्यक उचित कदम उठाने पर विचार किया जाएगा। दूसरे मत की बात करें तो खेड़ा वतन पंजाब दियां खेल जगत के प्रति सरकार की गंभीरता का उत्कृष्ट उदाहरण है और इसी की तर्ज पर खेल के प्रति बच्चों और युवाओं के हितों को आगे बढ़ाने के लिए प्रभावी उचित कदम भी उठाए जाएंगे। विधानसभा के विशेष सत्र का दूसरा दिन है, कल पहला दिन रहा। चलिए, अमन एक बार फिर से मौजूद हैं। अमन, आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ जी, हाँ जी। फिलहाल अमन, जिस तरीके से विशेष सत्र पंजाब विधानसभा का चल रहा है, इसमें पहले दिन में क्या कुछ खास रहा और दूसरे दिन किस तरीके के मत रखे जाएंगे, विस्तार से बताएं। देखिए, पहले दिन जो रहा वो सरकार की तरफ से विश्वास मत जो लाया गया था और काफी बहस रही, हंगामा भरा रहा और सेशन को एक्सटेंड कर दिया गया। उसके बाद स्थगित कर दिया गया था आज के लिए 2 बजे तक के लिए। आज 2 बजे के करीब सेशन शुरू होगा और जिसमें 3 जो मते लेके आ जाएंगे, कैसी स्टूडेंट्स का मता आएगा, कॉलेजेस का मता आएगा, इसके साथ कॉलेजेस के अलग अलग जो मुद्दों को लेके मता आएगा। तीसरा आएगा स्कूल बर्निंग को लेके,
और ये एमएलए की तरफ से जो लाया जाएगा, ये तीनों जो मते होंगे और इसको 2 बजे के करीब जो विधानसभा की जो कार्रवाई शुरू होगी और उसके बाद ये तीनों मते जो है 1 बाय 1 करके जो रखे जाएंगे और उसके बाद कार्रवाई आगे होगी। अब देखना रहेगा क्योंकि विरोधी दल लगातार सरकार को घेर रहा है। आज कितना हंगामा भरा रहेगा विधानसभा का सत्र, ये देखना बड़ा अहम रहेगा। आज भी हंगामा होने के आसार है। विपक्ष किन मुद्दों पर घेर सकता है सरकार को? जाहिर है जब विधानसभा का सत्र होता है तो हमेशा है जो विरोधी दल का काम होता है वो सिर्फ उनको घेरना होता है और विरोधी दल की तरफ यानी जो कांग्रेस है उसकी पूरी तैयारी कर कि सरकार को किन किन मुद्दों के ऊपर घेरना है। आरटीआई का हवाला भी दिया जा सकता है और प्रताप सिंह बाजवा विरोधी दल के नेता की तरफ से साफ कहा गया था कि कोई ऐसे कई मुद्दे हैं जिस पर सरकार को घेरा जाएगा। अब 2 बजे के करीब सेशन शुरू होगा, उसके बाद पता चलेगा जब ये मते जब आएंगे उस पर कितनी बहस होती है और कितना हंगामा जो है आज विरोधी दल की तरफ से रहता है। उस दिन जब आज से 2 दिन पहले जब परसों यानी कि 27 तारीख को जब सेशन हुआ था तो विरोधी दल की तरफ से वॉकआउट के बाहर करने को मार्शल्स को बुला लिया गया था क्योंकि हंगामा ज्यादा हुआ था। तो एक साथ उन्होंने विरोध जरूर जताया था। देखना रहेगा कि अब जो कार्रवाई आज होती है उसमें किस तरीके का हंगामा रहेगा, किस तरीके से सारी चीजें आज सेशन में रहेंगी। ठीक है अमन, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। केंद्र सरकार ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को बैन कर दिया है। पीएफआई को प्रतिबंधित करने की मांग कई राज्यों ने की थी और हाल ही में एनआईए और तमाम राज्यों की पुलिस और एजेंसियों ने पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी कर सैकड़ों गिरफ्तारियां की थी। गृह मंत्रालय ने पीएफआई को अब 5 साल के लिए प्रतिबंधित संगठन घोषित किया है। पीएफआई के अलावा 8 सहयोगी संगठनों पर भी कार्रवाई की गई है। तो वहीं महाराष्ट्र में भी बड़ी कार्रवाई करते हुए दर्जनों संगठन के लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जांच में यह पता चला है कि ये गैंग गलत तरीके से विजुअल्स बनाकर महाराष्ट्र में भी दहशत फैलाने के फिराक में थे। इसके अलावा छोटे छोटे अकाउंट्स के जरिए टेरर फंडिंग का काम भी किया करते थे, जिस पर अब अन्य बिंदुओं पर भी सघन जांच की जाएगी। पीएफआई के अलावा कई ऐसे संगठन हैं जिन पर अब गृह विभाग की ओर से नकेल कसी गई और उनको भी आपको बता दें कि बैन किया गया है। 22 सितंबर से 27 सितंबर को एनआईए, ईडी और राज्यों की पुलिस ने पीएफआई पर ताबड़तोड़ छापेमारी की थी। पहले राउंड की छापेमारी में 106 पीएफआई से जुड़े लोग गिरफ्तार हुए थे। दूसरे राउंड की छापेमारी में 247 पीएफआई से जुड़े लोग गिरफ्तार और हिरासत में लिए गए। जांच एजेंसियों को पीएफआई के खिलाफ पर्याप्त सबूत मिले। इसके बाद जांच एजेंसियों ने गृह मंत्रालय से कार्रवाई की मांग की थी, जिसके बाद अब उनकी सिफारिश पर गृह मंत्रालय ने पीएफआई को बैन कर दिया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मुंबई से संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी हमारे साथ मौजूद हैं। सत्यप्रकाश, फिलहाल पीएफआई को जिस तरीके से बैन किया गया, मुंबई से तस्वीरें सामने आई जहां पर पीएफआई के कार्यालय से होर्डिंग्स वगैरह भी हटाने लगे हैं, क्या कुछ अहम जानकारी? बिल्कुल मुस्कान जी, देखिए आतंकी गतिविधियों में संलिप्त पीएफआई संगठन सहित 6 अन्य संगठन को भी 5 साल के लिए केंद्र सरकार ने बैन कर दिया है। हालांकि यह आवाज केरल से उठाई गई थी। केरल से लगातार यह मांग की जा रही थी कि पीएफआई जैसे संगठन को बैन करना चाहिए। उसको लेकर लगातार एनआईए, क्राइम ब्रांच, मुंबई पुलिस, सिटी पुलिस के साथ एटीएस की टीम ने छापेमारी की और इस छापेमारी के दौरान पहली बार में 106 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जबकि दूसरी गिरफ्तारी के समय 247 लोगों की गिरफ्तारी हुई जो पीएफआई से सहित अन्य संगठनों से जुड़े हुए हैं। ऐसे में जानकारी यह है कि अब तक यह लोग छोटे छोटे अकाउंट बनाकर टेरर फंडिंग का काम करते थे, जबकि अन्य हिंसक गतिविधियों में लोग शामिल थे, जिसकी वजह से बैन किया गया है। अब जिस तरीके से ये इनको बैन किया गया है, मुंबई में भी कई ऐसे संगठन है जिन पर नकेल कसी गई है। बिल्कुल मुस्कान जी, महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र की डिप्यूटी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने सीधे तौर पर कहा है कि आने वाले समय में सभी राज्यों को निर्देशित किया गया है कि ऐसे संगठनों के ऊपर कार्रवाई करते रहे और खासकर मुंबई सहित अन्य राज्यों में 6 से ज्यादा और जो संगठन है जो इस तरह की गतिविधियों में शामिल है, उनको भी एक्शन लेने का निर्देश केंद्र सरकार द्वारा दिया गया है। तो माना जा रहा है कि अब पीएफआई के तमाम जो पोस्टर बैनर लगाए गए, उनके दफ्तर जो खोले गए, उन्हें बंद करवाने का काम सिटी पुलिस
सत्यप्रकाश, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो अगली खबर का रुख करते हैं। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में 24 घंटे के अंदर मंगलवार शाम को दूसरी मुठभेड़ शुरू हो गई। जिले के अहवटू में सुरक्षा बलों ने करीब 4 घंटे चली मुठभेड़ में जैश ए मोहम्मद के 2 आतंकियों को मार गिराया। इससे पूर्व सोमवार को भी जैश का एक आतंकी मारा गया था। इस तरह 24 घंटे में जैश के 3 आतंकी ढेर किए गए। मारे गए आतंकियों से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद हुए हैं। इससे पूर्व सोमवार को कुलगाम के ही बटपोरा गांव में हुई मुठभेड़ में जैश ए मोहम्मद का एक आतंकी मारा गया था। इस मुठभेड़ में 2 नागरिक और सेना का एक जवान घायल भी हो गए हैं। देर रात तक मुठभेड़ जारी थी। 1 से 2 और आतंकी के सुरक्षा बलों के घेरे में फंसे होने की आशंका थी। हालांकि एक ही मारा गया था। कल मारे गए आतंकियों से बरामद हथियार और गोला बारूद को सुरक्षा बलों ने आज मीडिया के सामने प्रदर्शित भी किया है। तो घाटी में सेना का ऑपरेशन क्लीन लगातार जारी है। इसी बीच दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में एक बार फिर से मुठभेड़ शुरू हुई। आपको बता दें कि 24 घंटे के अंदर दूसरी मुठभेड़ थी और इसमें 3 जैश के आतंकियों को मार गिराया है। सेना ने ढेर कर दिया है। इसी के साथ आपको बता दें कि लगातार सेना ऑपरेशन क्लीन के तहत ये कार्रवाई कर रही है और इसी बीच अब जैश के 3 आतंकवादियों को ढेर सेना की ओर से किया गया। करीब 4 घंटे तक ये मुठभेड़ चली। दूसरी मुठभेड़ 24 घंटे में। जरा जानकारी के लिए जम्मू कश्मीर से संवाददाता रविंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ मौजूद हैं। रविंद्र, फिलहाल ऑपरेशन क्लीन के तहत जिस तरीके से लगातार मुठभेड़ हो रही है, लगातार एक्शन सेना की ओर से किया जा रहा है, क्या कुछ अहम जानकारी? जी देखिए, लगातार कश्मीर घाटी में लगातार जिस तरह से आतंकवादी एक बार फिर से अपना सर उठाना शुरू हुए हैं, उसी को लेकर कहा जाए तो सुरक्षा एजेंसियां और सुरक्षा बल लगातार कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से कश्मीर घाटी को आतंकवाद मुक्त किया जा सके और इसी को लेकर जो है कार्रवाई की गई है कुलगाम के इलाके में, जहां पर एक ऑपरेशन पहले चला था और दूसरा ऑपरेशन 24 घंटे के अंदर अंदर चला है, जिसमें 3 आतंकी जैश ए मोहम्मद के मार गिराए हैं और उनके पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया गया था। और कहा जाए तो इसी को लेकर जो है सुरक्षा एजेंसियां पहले भी आशंका जता चुकी हैं कि अमित शाह के दौरे से पहले आतंकी किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं और इसी के चलते लगातार सघन तलाशी अभियान और सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, जिसका नतीजा यह है कि 3 आतंकी जैश ए मोहम्मद के मारे गए हैं। इसकी जानकारी खुद वहां के एसएसपी जो है उन्होंने दी है और कहा जाए तो 3 आतंकी मारे जाना। और साथ में ये भी बताऊं मैं आपको कि जिस जगह पर ऑपरेशन चल रहा था वहां गैस सिलेंडर जो थे वो पड़े हुए थे और उससे जो है कहीं ना कहीं धमाके होते रहे और लोगों में कहीं ना कहीं दहशत का माहौल जो है वो बना रहा। लेकिन ठीक है रविंद्र, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल के लिए राजधानी लाइव में मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज।